हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछले वीडियो में हमने गैस के लॉ पूरे के पूरे खत्म करे थे। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, सारी की सारी बातें वहां पर खत्म कर दी थी। इवन अपन आइडियल गैस इक्वेशन भी खत्म कर चुके थे। अब मैंने आपको वहीं पर हिंट दे दिया था कि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका स्पीड को लेके आएगा, वेलोसिटी ऑफ गैसेस को लेके आएगा। तो बिल्कुल इसी वीडियो पे अपन इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल कुछ देरी करें, चलो आगे चलते। चलिए, गैस लॉ तो अपन पूरे ही खत्म कर चुके हैं लगभग, ठीक है, और आइडियल गैस भी। अब बात करते हैं कि कितनी वेलोसिटी होती होगी कि अगर किसी कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो वो कैसे निकालेंगे। तो वो हेल्प करा था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ने। इसकी मदद से अपन को पता चला था कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या फिर आपका एवरेज वेलोसिटी, ये सारी की सारी वेलोसिटी के बारे में सही पता चला था। ठीक, अब इनके साथ दो साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। ये तो दोनों थे, इन्होंने अपना एक एक्सप्रेशन दिया था कंटेनर के अंदर कितनी गैस है, उसकी स्पीड क्या है, ये सब। अब सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि भैया जो गैस है वो बहुत छोटी सी पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल है, ठीक है। तो अब ये बात आ गई कि इसकी वेलोसिटी निकालना, इंडिविजिबल वेलोसिटी, मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना भाई, ठीक है। तो इंडिविजिबल तो हम नहीं निकाल सकते, इंडिविजिबल निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सवेल बोले, कौन बोले? मैक्सवेल। उन्होंने कहा कि इंडिविजिबल नहीं निकालेंगे, हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में हम निकालेंगे, ठीक है। तो इनने एक मैथमेटिकल क्या दिया, एक्सप्रेशन दिया, इक्वेशन दी। वो होती है कि एफ वी फंक्शन ऑफ वी इज इक्वल टू 4 पाई एम डिवाइड बाय 2 पाई के टी 3/2 वी स्क्वायर ई माइनस एम के टी 2 के टी वी स्क्वायर, ये दिया। अब बात यह है कि इस एक्सप्रेशन से सर हमें याद करना पड़ेगा क्या? डर लग रहा होगा, बिल्कुल याद नहीं करना, इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। बस उन्होंने इस एक्सप्रेशन की मदद से हमें बहुत सारी वेलोसिटीज दी थी, ठीक है, वेलोसिटीज बोल रहा हूं मैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजें दी थी, इसीलिए अपन को ऐसे पढ़ते हैं। अब ये एक्सप्रेशन निकल के कहां से आया होगा, ठीक है, तो वो निकल के आया कुछ ग्राफ से, ठीक है। तो उन्होंने ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, देखो यहां पर वाई एक्सिस पर था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और कई कई बुक में इसी को लिखा गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही चीज है। और वेलोसिटी के बीच में, इन दोनों के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर अपन अभी देखेंगे, अब पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखो अभी, ठीक है। तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया, उनको ग्राफ कुछ ऐसा दिखा, मतलब कि अगर मैं कम वेलोसिटी पे चल रहा हूं, स्टार्टिंग वेलोसिटी पे चल रहा हूं, ठीक है, तो मुझे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा लो मिलते हैं। वहीं पर चलो भैया, अगर मैं वेलोसिटी कम पे चल रहा था तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मुझे कम मिल रहा है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर चलो अब मैं चलता हूं बहुत हाई वेलोसिटी पर, तो उन्होंने ये पाया तब भी उनको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा लो देखने को मिले। ये क्यों हो रहा होगा, ठीक है। और उनको एक बीच में एक पीक देखने को मिला जिसको अपन बोलते हैं वीएमपी। ये वाला जो पीक है, ये वाला जो उनको पीक देखने को मिला उसको बोला जाता है वीएमपी, मतलब कि वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखने को मिली, ठीक है। तो कुछ पॉइंट जो मेन है वो आपके यही मेन है कि अगर कम या ज्यादा वेलोसिटी पे चलोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम मिलेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पीक पर हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिलती है जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं, या फिर मोस्ट क्या रहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना, ठीक। अब देखो ये तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर था,
उसके मदद से ही उन्होंने क्या निकाला, इस एक्सप्रेशन को निकाला। सबसे मेन पॉइंट लिख लो सबसे पहले तो, पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वेलोसिटी हाई रहेगी या फिर लो रहेगी, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा लो रहेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा ही लो रहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है जहां पर सबसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से अपन को पता चला। अब अगर मान लो ये तो एक किस पे था, पर्टिकुलर टेम्परेचर पता, लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, चलो ये मान के चलते हैं ये T1 था। ठीक है, तो चलो अब अगर मैं यहां पर एक और ग्राफ बना रहा हूं, ये तो T1 था अपना, ये हो गया T1। देखो जो दूसरा वाला ग्राफ है वो कैसा बना, ऐसा बना, देखने को मिला ये। ठीक है, तो हमें को क्या मिल रहा है, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, और T2 टेम्परेचर ज्यादा लिया गया है यहां पे T1 से। ठीक है, ये पीक क्या है हमारी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। ये वाली पीक भी क्या होगी T2 के लिए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP2 होगा। ये है हमारा VMP1। ये है वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने पूछ ले कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। लिखना चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे मिल जाता है। अब ध्यान से सुनो, बात पे अपन पॉइंट पे वापस आते हैं कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ गया तो आपकी जो पीक है वो थोड़ी सी कम हो गई। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखो और कम हो गए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और कम हो गए, जो कि T1 पे अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस पॉइंट पर आ रहा था फॉर T1। वहीं पे अब अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, T2 के लिए, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ रहा है इधर, इधर। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, T1 के लिए बड़ा है, T2 के लिए छोटा है। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, पीक एक तो ब्रॉड हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी कम हो गए। अब ये स्टेटमेंट को जो अपन पढ़ रहे हैं उसको अपन कैसे क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, चलो। तो उन्होंने उस इक्वेशन की मदद से बताया। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन को देखूं तो ये जो T है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के या फंक्शन ऑफ वेलोसिटी के। ठीक है, इसको ही बोल सकते हैं अपन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको ही ऐसा लिखा जाता है। समझ में आएगा? तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अगर ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, अगर टेम्परेचर आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम चाहिए तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो यही देखने को मिला ना, T2 हमारा ज्यादा था इसलिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम आए। ठीक है, T1 हमारा कम था इसलिए टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा आया। क्लियर हो गया? वहीं पे अब वेलोसिटी की बात कर लो। T2 के लिए वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, और T1 के लिए टेम्परेचर के लिए वेलोसिटी कम है। सिंपल सी बात है ना, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो गैस की वेलोसिटी तो बढ़ेगी, तो वही तो चीज आई है। क्लियर हो गया? यहां पर समझ में आ गया ये VMP। अब VMP को अपन यूज कैसे करते हैं, न्यूमेरिकली कैसे पाया गया, तो बस अब यही पढ़ना है। चलो इसको जरा निकालते हैं। किसके लिए निकालना है अपन को? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन को ना भी याद करो तो चलेगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। इक्वेशन क्या थी? उस इक्वेशन की मदद से ही वेलोसिटी निकली थी हमारी। क्या था? F फंक्शन ऑफ V इज इक्वल टू, ये F डैश नहीं है, आगे आएगा F डैश। ठीक है, इज इक्वल टू था हमारा 4 पाई डिवाइडेड बाय m 2 पाई KT 3/2 V स्क्वायर E माइनस m 2 KT और V स्क्वायर, ऐसा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, देखो बहुत मजा आएगा, अब बहुत मजा आएगा। लग रही होगी ये टफ, लेकिन अब नहीं लगेगी। कैसे? देखो 4 पाई कांस्टेंट होता है, सबको पता है। m कांस्टेंट है, मास ऑफ द गैस पता ही होगा। ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट होता है, हाँ सर। K कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो मतलब कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? देखो कांस्टेंट हो गई, ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। तो इसको मैं क्या ले रहा हूं? A, इसको मैं ले रहा हूं A। चलो C ले ले क्या? नहीं, C लेकिन वेलोसिटी को दिखाता है तो वो नहीं ले सकते।
तो इसको मैं ले रहा हूं पूरा का पूरा ए, ठीक है। तो एफ वी इज इक्वल टू ए। चलो इसकी बात करो, क्या बच गया, वी वेरी कर रहा है, बी वेरी कर रहा है तो बी स्क्वायर लिख लो। ई की बात करो, अब यहां पर देखो क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है, देखो एम कांस्टेंट है, इधर है तो इधर भी होगा। 2 कांस्टेंट होता ही है, हाँ सर नंबर है। के कांस्टेंट है, हाँ है। और टी भी कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। माइनस को मत कांस्टेंट ले लेना, वो साइन है, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा ई, इसको मैं लिख रहा हूं बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वी स्क्वायर। देखो इतनी बड़ी इक्वेशन इतने से में आ गई, ए वी स्क्वायर ई माइनस बी वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी मदद से ही तो निकालना था वेलोसिटी को, क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या जाएगा, एफ डैश वी इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो ए को बाहर लिख लो। ये क्या हो गया, देखो इनटू वाली टर्म है ना, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो तो 2v आ जाएगा, तो दूसरा वाला कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो bv स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। अब क्या होगा, अब पहला वाला जैसे का तैसा रहेगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, e माइनस बी वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2bv, इतने का डिफरेंशिएशन होगा ना, e का थोड़ी होगा, इतने का हो गया, क्लियर। चलो ब्रैकेट को क्लोज कर लो भाई। अगर f डैश v हमारा है 0, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a 0 के साथ गया तो जाएगा 2b e माइनस बी वी स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस तो ये हो गया माइनस v स्क्वायर e माइनस बी वी स्क्वायर 2bv इज इक्वल टू 0। इसको साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, देखो ये जाएगा 2b e माइनस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर e 2bv और इसके ऊपर चल रहा है bv स्क्वायर। जितना टर्म कट रहा है काट दो, देखो ये 2 से ये 2 गया, ठीक है, ये v से ये v गया, ठीक है। और क्या बच गया, देखो अब बचा e माइनस बी वी स्क्वायर, e माइनस बी वी स्क्वायर तो ये गया पूरा का पूरा। क्या बच गया, यहां पे बच गया v स्क्वायर और यहां बच गया एक b इज इक्वल टू, यहां पे तो पूरा कट गया तो 1 हो गया। देखो अब इसको सॉल्व करो, ये जाएगा 1 इज इक्वल टू v स्क्वायर b, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 अपॉन b इज इक्वल टू v। और v को क्या लेके चले थे, b को क्या लेके चले थे, b को अपन लेके चले थे यहां पर, देखो ये पूरा का पूरा m अपॉन 2kt, तो ये जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन m अपॉन 2kt, ठीक है। माइनस को नहीं लेके चले थे अपन, ठीक है, माइनस तो बाहर ही है, देखो अभी भी b को सिर्फ लिया था। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2kt डिवाइड बाय m। इसकी मदद से ही अब अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो जेई एडवांस वाले हैं वो इस डेरिवेशन को भी याद रखना, जो जेई मेंस वाले हैं वो सिर्फ यहां पर ध्यान दें, उनके लिए सिर्फ इतना ही है। और ये v कौन सा है, VMP है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्लियर है, समझ में आ गया। ये t केल्विन में लिखा जाएगा, k तो कांस्टेंट होता ही होता है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ ले कैसा कि चलो इसको RT के टर्म में लिख के दिखा, तो याद रखना अगर मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इनटू कर देता हूं एवोगाड्रो नंबर से, तो वो गैस कांस्टेंट बन जाता है, गैस कांस्टेंट बन जाता है, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, R, ठीक है। और अगर मैं मोलर मास मास को इनटू कर दूंगा एवोगाड्रो नंबर से, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसको ही ऐसे भी लिखा जा सकता है कि VMP इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT डिवाइड बाय कैपिटल M, ये भी लिखा जा सकता है। R क्या है, गैस कांस्टेंट, तो कितना रखोगे 8.314, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं। T केल्विन में, M तो मास है ही है। क्लियर है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको पूरे एक्सप्रेशन आएंगे, ऐसे ही आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे हो गया, फिर से सुन लो एक बार भाई। गैस बहुत टाइनी पार्टिकल है, इंडिविजुअल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, कुछ भी कर लो नहीं निकाल सकते।
ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। उन्होंने मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन दिया, क्या ये रहा एक्सप्रेशन। इसके मदद से हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करा तो हमारे को VMP देखने को मिला, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिली वहां पर। VMP क्या बताती है कि इस वेलोसिटी पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल घूम रहे हैं उधर। ज्यादा वेलोसिटी लोगे या फिर कम वेलोसिटी लोगे तो वहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब उनकी प्रेजेंस गैस मॉलिक्यूल की बहुत कम होती है। और फिर उसके बाद तो अपन ने डिफरेंशिएशन ही किया हुआ है, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी में कैसा दिखता होगा, ऐसा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, और यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ऐसा देखने को मिलेगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो चल जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ब्रॉडन एट हायर टेम्परेचर। अब ये ब्रॉड क्यों हो रहा है, इसका भी एक आपको बता देता हूं। क्योंकि जो ई के साथ हमको क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, ठीक है। ई के साथ टी है वो भी नेगेटिव में, इसलिए क्या हो रहा है, वो जो टेम्परेचर का जैसे तुम बढ़ाते जा रहे हो तो ग्राफ क्या होते जा रहा है, ब्रॉड होते जा रहा है, ठीक है। चल अब आगे आओ, आगे अपन बात करते हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ द कर्व शोज दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग एट हायर स्पीड इंक्रीजेस। क्या हो रहा है, यहां पर अगर जैसे जैसे ब्रॉड हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, इस साइड ज्यादा बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ब्रॉडनिंग ऑफ कर्व क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे, मूव कर रहे। फ्रैक्शन की बात नहीं करी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड की बात कर रहा है वो, ठीक है, T2 पर। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये अपन ने अभी पढ़ा, UMP को क्या ही बोलते हैं अपन, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, ये रहा आपका। और अब ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और एक है आपका मोस्ट एवरेज स्पीड, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ने वाले। चलो अपन इसको इतना लिखो, फिर अपन दोनों को बताते हैं। देखो अपन ने 3 स्पीड की बात करी थी, पहली कौन थी जिसमें से, वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये स्पीड क्या होती है, इट इज अ स्पीड possessed by a maximum fraction of molecule of the gas at a particular temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड होगी उसको ही क्या बोला जाता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या फिर स्पीड बोला जाता है, ठीक है। अपन ने इसको डिराइव भी किया। ये क्या होता है, देखो UMP इज इक्वल टू, ये होता है 2kT डिवाइडेड बाय m, ये अंडर रूट में। लेकिन अगर इसका दोनों का इंटू कर देता हूं मैं Na और Na से, एवोगाड्रो नंबर से, तो ये वाला ये ऐसा दिखने लगता है। कैसा, ये दिखता है अंडर रूट 2RT/m, ठीक है, ऐसा दिखता ही है, अपन ने अभी तो पढ़ा था। चलो अब दूसरा देखो, एवरेज स्पीड, इट इज अ एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एवरेज कैसे निकालते हो, मान के चलते हैं कि एक गैस है, दूसरी गैस है, तीसरी गैस है और चौथी गैस है और बहुत सारी गैस है, मान के चलो। इन सब की वेलोसिटी क्या है, V1 V2 V3 V4 है, ठीक। इनका एवरेज कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे ना, इन सबको प्लस कर दोगे, V4 डिवाइड बाय जितनी भी वेलोसिटीज होगी उसका डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो वेलोसिटी का जितनी भी वेलोसिटी है उन सब का आपने प्लस कर दिया, सम कर दिया, डिवाइड कर दिया कि जितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज है फिर जितने नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल होंगे उससे, तो क्या जाता है आपका, ये जाता है एवरेज स्पीड। ऐसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 8RT डिवाइड बाय पाई m अंडर रूट। क्लियर है। चलो अब ये क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मीन कैसे निकालते हो, प्लस करके लगभग, ठीक है। अब अगर मैं इसका ही स्क्वायर कर दूं, ऐसा स्क्वायर कर दूं और यहां पर रूट लगा दूं तो वो क्या हो जाता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब एक अच्छी बात ये है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, ये सिर्फ आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा कि इनका अगर रेशियो की बात करूं मैं, वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ एवरेज और वेलोसिटी ऑफ आपका RMS, तो इसका एवरेज क्या आता है, यही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो एवरेज आता है वो लगभग आता है ऐसे, उल्टा आता है, RAM ऐसा टाइप का आता है, ठीक है। कितना, 1:1.12:1, ठीक है, 1.2 ऐसा रेशियो आपको देखने को मिलता है इसका, अगर अपन क्या करते हैं, रेशियो देखते हैं तो। क्लियर, समझ में आ गया। तो बस आपको बस इतना याद रखना है, अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको पूरा परफेक्ट दिख जाएगा। अब ये मैंने ऑर्डर वाइज नहीं लिखा हुआ है, पहले से ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे आपको रेशियो बस देखने को मिलता है, ये बताया है मैंने, ठीक है। ये आप भी निकाल सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2RT/m और ये 2RT/m,
ठीक है, इसमें ये 3RT और ये 2RT, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप रेट निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आइडियल गैस इक्वेशन में अपन डेंसिटी का रिलेशन देखते हैं। डेंसिटी का रिलेशन कैसा होता है, देखो हम सबको पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। ठीक है, दो तीन बातें और लोगों को लिख लो कि R इज इक्वल टू कैसे निकाल लेते हैं, K इंटू Na, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रो नंबर को ही अपन गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। चलो अब PV इज इक्वल टू NRT होता है और N क्या होता है, मोल। मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है इंटू R इंटू T। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, PM इज इक्वल टू W अपॉन V R इंटू T, और हम सभी को पता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम अपनी डेंसिटी होती है, पता है ना, इतना कब से पढ़ते आ रहे हो, बहुत टाइम से। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, PM इज इक्वल टू, इसको रो से लिख लो या फिर D से शो कर दो, R और T, तो ये ऐसे कैसे निकालूंगा, D इज इक्वल टू जाएगा PM अपॉन R T। तो ये होता है आपका डेंसिटी के साथ रिलेशन। अगर डेंसिटी के टर्म में आ गया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, अब अगर यहां पर आपको प्रेशर और मास के टर्म में लिख दिया तो कैसे निकाल सकते हो, RT का निकाल लो यहां से, तो PM डिवाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू RT। तो यहां पे RT की वैल्यू भी पुट कर सकते हो इधर ऐसे। ठीक है, अगर प्रेशर, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास से दे दिया तो, ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और M से M तो कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, M से M भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। तो बस आपको इतना सही याद रखना है, रिलेशंस को दिमाग में रखना है। ठीक है, सिर्फ यही था आपका किसमें, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कौन सा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले। ठीक है, 2021-2020 में इससे क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लियर है, चलो आगे चलते। देखो अब जो काइनेटिक गैस थ्योरी है आपकी, या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, यहां पर ये बहुत रोल रखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कभी कभी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे आ सकता है। ठीक है, चांसेस हैं। चलो अब ये है तो बहुत इजी, बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या पहला पॉइंट, इसका मेन फीचर क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, यहां पर क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल टू एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब कि अगर मैंने एक कंटेनर के अंदर यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये बोलती है कि इनके बीच इसका जो वॉल्यूम रहेगा, गैसियस वॉल्यूम रहेगा इनके अंदर का, वो क्या रहेगा, एकदम छोटा रहेगा। किससे, जिस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां पर ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो बस इसने ये बोला था। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इतना दिमाग मत लगाना इसमें। ठीक है, जो मेन फीचर रहेगा मैं आपको पहले ही मार्क कर दूंगा। चलो आगे आओ। गैस मॉलिक्यूल shows random motion in straight line in all possible direction but at constant speed। मतलब कि यहां पर कोई भी जो गैस की मॉलिक्यूल रहेगी, ये रही, ठीक है, वो क्या रहा कहेगा, शो रैंडम मोशन स्ट्रेट लाइन, वो चलेगा स्ट्रेट लाइन में ही, भले कभी इधर चला गया, फिर यहां से इधर आ गया, फिर यहां से इधर आ गया, फिर यहां से इधर आ गया, फिर इधर 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 ऐसे, लेकिन वो किस में चल रहा है, रैंडम मोशन तो है, उसका पाथ थोड़ी पता है कि भैया वो यहां से चलेगा वो यहीं तक आएगा, ऐसे भी आ सकता था, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो फ्लो करेगा, लेकिन रैंडम मोशन रहेगा, पता नहीं रहेगा कहां पे जा रहा है। सिंपल सी बात ये, ठीक है, पहुंच जाएगा मंजिल तक, है ना, तो ये रहेगा, लेकिन इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट स्पीड रहेगी। स्पीड बढ़ेगी घटेगी नहीं, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से ये चलता रहेगा। क्लियर है, चलो ये वाला पाथ भी समझा, आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, thus गैस मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इनने साफ कह दिया कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला, ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, मतलब नहीं होगा। Thus गैस मॉलिक्यूल कैन
क्या फ्रीली और इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। भैया ये इधर जाए इधर जाए इधर जाए, ये अपने मर्जी के मालिक हैं, इनने ऐसा बोला। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ के बैठना कौन सा, नेग्लिजिबल वाला, क्योंकि ये लगेगा आपको आगे जैसे ही रियल गैस पढ़ोगे तो उसमें आएगा ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल दिया इसने, समझ लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में नेग्लिजिबल रहेगा गैस के, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे आ जाओ। प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विथ द वॉल ऑफ कंटेनर। ध्यान से सुनो, आ जाओ, ये वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ये वॉल का कंटेनर है, मतलब ये कंटेनर है, ठीक है, ये रही उसकी वॉल्स, इसके अंदर भरा हुआ है ऐसा गैस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो प्रेशर होगा वो ऐसा नहीं होगा कि ये मॉलिक्यूल इससे टकरा गया तो प्रेशर जनरेट हो गया, नहीं, वो काउंट नहीं करेंगे। जब गैस का कोई मॉलिक्यूल उसके वॉल से टकराएगा, कंटेनर के वॉल से टकराएगा, जब इससे कोलिजन होगा इसका, तब उसको क्या बोलोगे, प्रेशर बोलोगे। जितनी ताकत से वो टकराएगा उसको ही हम बोलेंगे प्रेशर। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको अपन प्रेशर बोलते हैं। यहां पे समझ में आ गया था ना। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लो। प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर से टकराने पर जो प्रेशर मिला वो प्रेशर है। ठीक है, चलो तो अब देखो आगे। At any particular instance, molecules have different speeds, so they have different kinetic energy, and these molecules is directly proportional to absolute temperature। सबसे important point यही अभी तक का। क्या बोल रहा है ये देखो, ये बोल रहा है कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल है, उनकी अलग अलग डिफरेंट स्पीड हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन वो कब पॉसिबल है, उनके अलग अलग टेम्परेचर होंगे तब लगभग। ठीक है, देखो, दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी एंड दीज मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो स्पीड कब अलग होगी, जब एनर्जी उसमें अलग होगी, या फिर उसका टेम्परेचर कुछ अलग अलग होगा, तभी तो स्पीड अलग होगी। तो यही बोल रहा है वो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। समझ गए, तो इसकी अपन को अभी बात करनी है। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है 1/2 mv²। ठीक है, यही होती है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। उन्होंने अब देखो ये फीचर के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ क्या दिया, इक्वेशन दिया। इक्वेशन कैसा था देख लेते हैं। PV इज इक्वल टू 1/3 mnRVRMS स्क्वायर, ये था, ये इक्वेशन उन्होंने दी थी। क्लियर हो गया, क्या बोला देखो, P इज इक्वल टू 1/3 mnR²। ठीक है, VRMS स्क्वायर, VRMS सबको पता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये मैंने बहुत अच्छे से कराई थी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। PV इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं देखो, PV इज इक्वल टू होता है nRT, इसको मैं लिखूंगा nRT इज इक्वल टू 1/3 m n, ये छोटा m है, छोटा m बड़ा n R V² RMS। अब ये बात बताओ, अगर मास का इनटू मैं एवोगाड्रो नंबर से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल मास मिलेगा, टोटल मास मिलेगा। सही कह रहा हूं मैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल M 1/3, ये होगा कैपिटल M, ये क्या है V² RMS। 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि तुम्हें किस टर्म में चाहिए है, काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा आपके पास 2/3 इंटू 1/2 m V² RMS। ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, nRT चल रहा है। अब ध्यान से देखना, देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, हाफ mv² को क्या बोला जाता है बताओ, इसको ही बोलते हैं क्या अपन, काइनेटिक एनर्जी। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं, आप यहाँ पे ही बोलते होंगे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या जाएगा देखो 2/3, ओहो ओहो, ये हो जाएगा आपका 2/3 KE। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू nRT। इसको थोड़ा अरेंज कर लो।
अगर फॉर 1 मोल की बात चल रही है, फॉर 1 मोल, ठीक है। चलो अभी यार नहीं करते, कैसे दिख जाएगा ये देखो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, K इज इक्वल टू सर हो जाएगा 3 इंटू nRT डिवाइड बाय 2, बस यही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलो तो ये इक्वेशन आपको दी गई, कौन सी इक्वेशन, फिर से लिख लो, KE 3/2 nRT। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी मेन इक्वेशन है। चलो अब अगर फॉर 1 मोल है, फॉर 1 मोल तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा देखो 3/2, ये हो जाएगा आपके पास R और ये T। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब अगर फॉर 1 मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर मॉलिक्यूल, तो क्या करोगे आप, एवोगाड्रो नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखो Ke इज इक्वल टू 3/2 n तो अपना 1 चल रहा है ना, n को छोड़ दो, R डिवाइड बाय Na इंटू T। और R डिवाइड बाय Na को क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ओहो सॉरी, देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो R डिवाइड बाय Na को क्या बोलते हैं, मैंने आपको कराया हुआ है ये चीज, क्या बोलते हैं बताओ। अच्छा अगर आप ये बता दो कि R का इंटू, अगर मैं क्या करूं, R का इंटू एवोगाड्रो नंबर से कर दूं, मतलब K से कर दूं, KB से, तो क्या आता था, बताओ। मतलब कि चलो ये नहीं कि KB का इंटू अगर मैं Na से कर दूं तो क्या आता था, R आता था। KB पता है ना, KB क्या होता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मुझे KB की वैल्यू निकालनी तो भाई क्या हो जाएगा, R अपॉन Na, ठीक है। तो इसको पूरे को मैं लिख सकता हूं 3/2 ये KB और KT, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ज्यादातर इस टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा आ गया कोई न्यूमेरिकल तो आपको बनना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहां पे अपन को क्या दिख गया, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिख गया। अगर उसने पूछ लिया कि काइनेटिक एनर्जी इस गैस की क्या होगी इतने टेम्परेचर पर व्हेन योर मोल इज 1 फॉर 1 मोल, तो क्या करोगे, ये बिल्कुल याद कर लेना कि सर ने कराया था और बन जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी एडवाइस, बिल्कुल टॉपिक से अलग छोटी सी एडवाइस, जिन लोगों ने ये चीज पढ़ चुकी है तो वो मेरा वीडियो 1.5x पर देखें, बहुत हेल्प करेगी। कभी कभी मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उसका। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? चलो तो ये था हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। अब अपन चलेंगे रियल गैस इक्वेशंस के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। तो इस टॉपिक के पहले मैं सोच रहा हूं पहले आपको सब ये बता भी दूं, इसको मैं बताना थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कि ये सब चीजें क्या क्या है, ठीक है। तो PV अपन क्या लेके चले, इज इक्वल टू 1/3m n VRMS स्क्वायर, ये होता है ना, ठीक है। मैं बता देता हूं, P तो प्रेशर ही होता है भाई, P तो प्रेशर ही होगा, V हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस ही होगा। 1/3 बताने की कोई जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से तो, ठीक है। M क्या है, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। N क्या है, नंबर ऑफ गैस, नंबर ऑफ गैस। इसीलिए जब मैंने बोला कि अगर नंबर का इंटू जितने भी गैसेस हैं उनके मास ऑफ गैस के साथ कर दूंगा तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मोलर मास की जगह आपको टोटल मास लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप टोटल मास लिखना चाहो तो वो भी मिल जाएगा। खुद सोचो ना कि अगर एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब मैंने जितने भी नंबर है, मान लो 4 गैसेस हैं, ठीक है, 4 गैसेस का इंटू किसके साथ कर दिया, उसके मास के साथ कर दिया, तो मुझे टोटल मिल जाएगा ना मास की, कितना मास है भाई, ठीक है। तो वही बात है, क्लियर है। चलो और क्या क्या रह गया भाई, यहाँ पे हमारे पास M हो गया, N हो गया और VRMS तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूं कि ये क्या है, हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर
ठीक है, वेलोसिटी। समझ में आ गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर हो गया, इसलिए अपन इस टोटल को क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 लिख दोगे तो क्लियर है। चलो मुझे सिर्फ ये बताने का रह गया था, बाकी का इसकी वैल्यू 1.38 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 10⁻⁻23 जूल केल्विन में आता है। क्लियर, चलो आगे जाओ। आगे अपन बात कर रहे हैं अब रियल गैस की। रियल गैस की इतनी ज्यादा बातें हो गई थी ना भाई आइडियल गैस के लेके, सब बोल रहे थे, सब साइंटिस्ट की, अरे आइडियल गैस आइडियल गैस आइडियल गैस आइडियल गैस। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये है क्या आइडियल गैस, लेके आओ। तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारी गैसेस को पकड़ के लेके आ गए। कैसा, CO को लेके आ गए, CH4 को लेके आ गए, हीलियम को लेके आ गए और हाइड्रोजन को लेके आ गए। ठीक है, उन्होंने फिर क्या करा, प्लॉट करा। क्या, ग्राफ से तो बहुत सारी चीजें निकली ना, मैक्सवेल वाले ग्राफ से बहुत सारी चीजें निकली थी। याद है कितना बड़ा इक्वेशन निकाला था, वही वेलोसिटी वगैरह निकाली थी। इनने भी क्या करा, ग्राफ प्लॉट करा। अब इनने बोला क्योंकि आइडियल गैस PV वर्सेस P ग्राफ में, PV वर्सेस P ग्राफ में आइडियल गैस का जो इक्वेशन है वो सीधा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से लॉ का ग्राफ है, तो आप मुझे तुरंत बोल देते हो सर बॉयल्स लॉ। बहुत अच्छी, बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। तो हम सभी जानते हैं इन्होंने क्या करा, एक ग्राफ करा आइडियल गैस की इक्वेशन के लिए, मतलब आइडियल गैस को बताने के लिए। तो इन्होंने क्या करा, PV वर्सेस P का ग्राफ को प्लॉट किया। तो इनको डायरेक्ट सीधी लाइन उनको मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। समझ गए, ये तो आप समझ गए होंगे। उन्होंने सोचा कि भैया मुझे तो ऐसी लाइन मिलनी चाहिए, ऐसे ही आता है PV वर्सेस P में, है ना, ऐसी लाइन मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ गैस नीचे चली गई और कुछ गैस तो कहीं नहीं, सीधी 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 चली गई, ऐसे देखने को मिल गया। अब वो लोग बहुत छक्के रह गए कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए एक टर्म आया। ठीक है, तो इसको हमने क्या समझ में आया, अब आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि इनने बोला था कि आइडियल गैस के अंदर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर गैसेस के अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो क्या होता, आइडियल गैस होता। और अगर आइडियल गैस होता तो ये फॉलो करता। लेकिन इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बहुत तो होगा, इसीलिए वो क्या फॉलो नहीं कर रहा है, आइडियल गैस को वो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उन्हीं को उन्होंने क्या बोल दिया कि ये सारी की सारी क्या है, रियल गैस है। तो मैंने आपको एक बात पता है, मैंने बहुत पहले बोला था कि आइडियल गैस नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, सारी की सारी क्या होती है, रियल गैस होती है, बस यही तो बोला था। तो ये सारी की सारी होती है रियल गैस। तो अगर रियल गैस को मुझे आइडियल गैस बोलना है तो कब बोलूं, तो इन सब चीजों को करेक्ट करने के लिए एक फैक्टर को लेके आया गया। ठीक है, तो आप अपन बात करते हैं उस फैक्टर की, मैं आगे बताऊंगा कि उसको Z बोलते हैं वैसे तो, लेकिन और ग्राफ भी आए। अब उन्होंने और ग्राफ प्लॉट करे दो और, मतलब ये क्या था, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में फिर से एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर। तो उन्होंने ये पाया जब प्रेशर था ज्यादा, जब था प्रेशर काफी ज्यादा, तो उनके बीच में गैप भी ज्यादा था। गैप क्या था भाई, ज्यादा था। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर को कम 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 करते गए, एक पॉइंट आया जहां पर उनने आपस में इंटरसेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो हमारी रियल गैस थी वो लगभग लगभग आइडियल गैस की तरह बिहेव करी। ठीक है, उसके बाद से अगर उन्होंने प्रेशर बहुत कम कर दिया एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये जो पॉइंट है वेरी एट वेरी लो प्रेशर, जब बहुत प्रेशर कम था तो ये दोनों के दोनों ग्राफ एक साथ चलने लगे, पैरेलल चलने लगे। और हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आएगा या फिर एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर आएगा जहां पर वो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एट वेरी लो टेम्परेचर,
टेम्परेचर नहीं, प्रेशर बार बार निकल रहा है टेम्परेचर, एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस behaves like आइडियल गैस बोल सकता हूं। ये देखो ग्राफ में दिख रहा है अपन को, एक ऐसा पॉइंट तो आया है ना, कैसा बिहेव करेगा वो, आइडियल गैस की तरह, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएंगे, लिक्विफिकेशन हो ही नहीं सकता। अगर खुद सोचो, यहां पे आओ, देखो पीछे, अगर किसी के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, मतलब पास आने की क्षमता ही नहीं है, और अगर कोई गैस पास नहीं आ पा रही, तो भैया लिक्विफिकेशन कैसे कर दोगे? लिक्विफिकेशन क्या हो जाएगा? 0/सन्नाटा, होगा ही नहीं। समझ गए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं। क्लियर है? तो ये बातें कुछ सामने आई। तो अब इन बातों को करेक्ट कैसे करा होगा? इन बातों को करेक्ट करा गया, उसको निकालने के लिए एक कोफिशिएंट आया जिसको बोलते हैं जेड आया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेड कोफिशिएंट किस चीज के लिए आया? इसको सबको करेक्ट करने के लिए कि क्या होता होगा ये, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला होता है PB ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय NRT। ये सबको दिख रहा है एक तरीके की तरह, ठीक है। और अगर मैं बताऊं आइडियल गैस के लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या आएगा? देखो आइडियल गैस क्या होता है? P इज इक्वल टू NRT फॉलो करता है, ठीक है। तो Z की वैल्यू कायदे से तो 3 होती है, क्या कि Z इज इक्वल टू 1, Z इज ग्रेटर देन 1, Z इज स्मॉलर देन 1, ऐसे, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या होती होगी? चलो देख लेते हैं। यहां पे अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? देखो PV डिवाइड बाय NRT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये PV किसका है? ये जो वॉल्यूम है ये किसका है? ये आइडियल का है, ये आइडियल का है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। और अगर PI में लेके चल रहा हूं, तो यहां से वैल्यू निकालो जरा Z की, क्या हो जाएगी? देखो PI की वैल्यू निकालो जरा I की, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? PI इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाय V क्या है अपना? आइडियल। V क्या है? आइडियल। तो यहां पे पुट करो तो क्या जाएगा आपके पास? देखो Z की जो वैल्यू आएगी, Z की वैल्यू क्या आएगी? देखो इसकी जगह पुट कर रहा हूं तो NRT कैंसिल, V ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय V आइडल, ये होता है आपका Z, ये होता है आपका Z। क्लियर है? और इतने पूरे को भी तो मैं Z बोल सकता हूं, देखो ये भी तो पूरा Z ही है। तो Z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या आती है? 1 आती है हमेशा, ठीक है। इसको अपन प्रूफ करेंगे तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, अपन आगे पूरा इसको बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। इतना लिखो फिर आगे चल। देखो तो मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी, क्या क्या? कि जब Z जो होगा वो स्मॉलर देन 1 होगा तो क्या होगा, Z जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, और Z जब इक्वल देन 1 होगा तो क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि Z अगर स्मॉलर देन 1 है तो ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब अगर Z जो है आपका वो ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर Z इक्वल देन 1 है तो वो क्या हो जाएगा? आइडियल गैस की तरह शो कर रहा है, वो आइडियल गैस बिहेवियर, कोई भी डेविएशन नहीं। तो यहां पे मैं लिखूंगा नो डेविएशन, क्लियर है ना? कोई भी डेविएशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या क्या है? देखो हम सभी जानते हैं, इन्होंने तो बोल दिए थे भैया कि गैस में ना कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन क्योंकि ग्राफ तो सीधा सीधा नहीं आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि रियल गैस के अंदर कुछ ना कुछ तो क्या होगा, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मेनली, ठीक है। चलो तो अगर नेगेटिव डेविएशन है, अब ये बताओ नेगेटिव डेविएशन कब होगा? जब आपको उम्मीद से थोड़ा कम मिले, ठीक है। मतलब डेविएशन क्या हो, आपको जितना उम्मीद क्या है अपन को कि सीधी लाइन है भाई, जब उससे अगर हमें कम मिल रहा है तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि हमें नेगेटिव डेविएशन मिल रहा है। मतलब Z की वैल्यू क्या है आपकी? स्मॉलर देन क्या है? 1 है। ऐसा ये कब होगा? डेविएशन कब कम होगा?
ठीक है, यहाँ पे देखो प्रेशर किसकी, Z और P के बीच में है ना, Z और P के बीच में ग्राफ है, मतलब कि यहाँ पर Z क्या होता था, आपको बता दिया था मैंने कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। अच्छा नहीं बता था क्या कि Z क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ये, ठीक है, उसमें मतलब उसको Z से शो करते हैं, है ना। अब बताओ प्रेशर कब ज्यादा बनेगा, प्रेशर कब ज्यादा बनेगा, प्रेशर कोई भी गैस का तब ज्यादा बनेगा जब गैस इजीली उठ के चली जा रही है कि नहीं। गैस उठ के अपने किसी भी कंटेनर पर प्रेशर लगा पा रही है तभी तो प्रेशर ज्यादा बनेगा, और अगर प्रेशर लगा पाएगी ज्यादा प्रेशर, अब मान लो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, मतलब उम्मीद से कम प्रेशर लगा रही है, क्यों कि भैया, क्योंकि वहां पर हो सकता है, ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट बहुत मेन है, कि अगर हो सकता है कि जो कंटेनर पे उसको प्रेशर लगाना था, ठीक है, उसको उसी के किसी मॉलिक्यूल ने पकड़ के रखा है, तो वो उतनी तेजी से प्रेशर लगा ही नहीं पा रही है, कोलिजन कर ही नहीं पा रही है वॉल के साथ, तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। सही है, तो क्या बोला, फिर से सुनो, यहां पर उसके किसी मॉलिक्यूल ने पकड़ के रखा है भैया, और किसी के मॉलिक्यूल ने अगर पकड़ के रखा है तो मतलब वहां पर क्या डोमिनेट कर रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्शन फोर्स से। ठीक है, समझ में आएगा। सर ये बात कहां से आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं भैया, रियल गैस की बात चल रही इधर, क्लियर हो गया ना। चल अब ये बताओ पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, उम्मीद जितनी थी उससे ज्यादा उसने काम कर दिया, मतलब कि उम्मीद थी कि इतना प्रेशर आना चाहिए लेकिन इतना प्रेशर आ रहा है, ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो Z इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा होगा, ध्यान से सुनना, ये टक्कर मारना चाह रहा था, ये क्या करना चाह रहा था, टक्कर मारना चाह रहा था, ये इधर ऐसा ठक से, ठीक है, थोड़ा धीमे से टक्कर दे रहा था, आपके किसी दोस्त ने, मतलब इसके ही किसी दोस्त ने इसको यहां से पुश कर दिया, तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर डबल हो गया, समझ गए, डबल हो गया, तो प्रेशर बहुत तेज लग गया, वॉल के ऊपर गड्ढा हो गया, समझ रहे हो, मतलब क्या हो रहा था, आप उसको ऐसे धक्का देना चाह रहे थे बस कि अरे भाई चल कोई बात नहीं, शाबाशी दे रहे थे आपकी, चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पीछे से कोई दोस्त आया आपका, आपको धक्का दिया तो उसको ऐसा प्रेशर लगा, तो तेज लग गया प्रेशर, मतलब वो क्या कर रहा है, खींच नहीं रहा, धक्का दे रहा है, तो क्या है यहां पे, रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स को, बहुत अच्छे। और आइडियल में तो छोड़ दो भैया, आइडियल में क्या हो रहा है, रिपल्शन फोर्स इक्वल है अट्रैक्शन फोर्स के, यही मान के चल लो, यहां तक क्लियर। अब बताओ लिक्विफिकेशन कहां पे ज्यादा होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, लिक्विफिकेशन इजीली हो जाएगा, लिक्विफिकेशन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, ऐसे टिक कर दूं। यहां पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा है, बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल है, पास में ही नहीं आ रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो नो लिक्विफिकेशन लिख दूं, यहां पे तो आइडियल है तो यहां पे भी लिख दो, लिक्विफिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, लिक्विफिकेशन नॉट पॉसिबल। मजा आया टॉपिक में, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको मैं आगे प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले जिस चीज का आपका है इंतजार, वो घड़ी आ गई। देखो यहां पे अब बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन की। रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, P प्लस AN² डिवाइड बाय V², ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, V माइनस NB ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू nRT। सर ये क्या है, क्या है ये, हमने तो अभी तक सिर्फ देखी है PV इज इक्वल टू nRT, सिर्फ ये देखिए सर, ये क्या आ गई इतनी बड़ी, ये भी क्या आ गए, बताता हूं, ध्यान से सुनना। P आपको पता है, V आपको पता है तो बताऊंगा नहीं, A आपको नहीं पता बताऊंगा, N आपको नहीं पता वो बताऊंगा, और B आपको नहीं पता, ठीक है। तो यहां का जो N है ये नंबर ऑफ गैसेस है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है लगभग,
ठीक है, यहां का जो n है ये क्या बता रहा है, मोल्स, मोल बता रहा है। ठीक है, ये भी वैसे तो मोल ही बताएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल ही बताएगा, तो उसमें मत घबराओ। ठीक है, अब A क्या होता है और B क्या होता है, ठीक है, इसको भी मोल कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब A और B होते क्या है, ये बात फंसती है। चलो, A होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। B क्या होता है, को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या फिर इनको साथ में बोला जाता है वैन डर वॉल कांस्टेंट, वैन डर वॉल कांस्टेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं सर, देखो इतनी तो आपको जानते हो, एनआरटी सिर्फ चेंज आपको इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है कि नहीं, तो यहां पर क्या हुआ होगा वो समझना पड़ेगा। भैया अगर मुझे रियल गैस इक्वेशन को लगभग लगभग इक्वल करना है आइडियल गैस इक्वेशन के साथ, तो क्या चीजें होंगी, अब हमें वो समझना पड़ेगा कि ये जो है ये कहां से आ गया। ठीक है, तो चलो भाई धीरे धीरे समझते हैं, ध्यान से देखना कि ये है एक आइडियल गैस, आइडियल गैस। ठीक है, मैं आपको अब करेक्शन टर्म्स बता रहा हूं, इनको करेक्शन टर्म्स भी बोलते हैं, किस किस को, ए और बी को। इसको प्रेशर करेक्शन टर्म्स बोल सकते हो और बी को वॉल्यूम करेक्शन टर्म्स बोल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको मैं पीसीटी बोल सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वीसीटी लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं आपको कि ये आया कहां से, तो ध्यान से समझना भाई। चलो, आइडियल गैस का कंटेनर है, ये है आपका रियल गैस का, रियल गैस का। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, प्रेशर की। ठीक है, अब रियल गैस के अगर प्रेशर की मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ये मॉलिक्यूल है, गैस का प्रेशर क्या होता था काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, कि अगर गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसको प्रेशर बोलते हैं, गैस का प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब आइडियल गैस है, इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल जितनी तेज आना चाहता है उतनी तेज आएगा, कंटेनर से टकरा जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रेशर मान लिया मैंने पीआई, क्योंकि वो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, तो पीआई। रियल गैस की बात करो, देखो ये रियल गैस है, रियल गैस का मॉलिक्यूल आना चाह रहा है, ये इससे टकराना चाह रहा है, लेकिन ये मोह से बंधा हुआ है भाई, ये एक मोह से बंधा हुआ है। क्यों, क्योंकि हम तो ये मानते हैं ना कि रियल गैस के अंदर कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, जब ये भाई साहब आके टकराना चाह रहे हैं तो ये भाई साहब कहेंगे कि अरे रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, तो जिसके कारण जो इंपैक्ट होगा कंटेनर के वॉल के ऊपर वो थोड़ा सा होगा, छोटा सा होगा, तो वो पी आर उसको मैं लिख रहा हूं। तो अब अगर मैं उसको आइडियल गैस के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना कि अगर पी आई का जो प्रेशर है वो इक्वल कब होगा, आइडियल गैस का इक्वेशन, प्रेशर का इक्वेशन इक्वल कब होगा, जब पी रियल का प्रेशर ऑफ रियल गैस का, क्योंकि इसके कारण इसका प्रेशर कम हो गया, क्यों, क्योंकि इसको पकड़ के रखा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो आइडियल गैस के इक्वेशन के इक्वल होगा। ठीक है, आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल होगा, समझ में आ गया। ठीक है, फिर से समझो, ध्यान से समझना बच्चे। ठीक है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का, एक गैस का जो आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वल लेके आना है, तो इक्वल कब होगा, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है और इसका प्रेशर कम है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा जो इससे इक्वल हो जाए, तो मुझे x ऐड करना पड़ेगा। तो x क्या है आपका, वो x ही है प्रेशर करेक्शन टर्म। ठीक है, इसको ही बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म्स। ठीक है, अब वो क्या होता होगा, अब ये जो x है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ये जो x है वो दो चीजों पे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो क्या हो रहा है, प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता होगा वो आप खुद सोचो एक बार, किन किन चीजों पे डिपेंड करता होगा। चलो आओ मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना।
ठीक है, इसको पूरा मिटा दूंगा मैं अभी। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेता हूं, इतना लिखो जब तक, फिर आता हूं। चलिए अब बात करनी है हमें एक्स की ना। तो एक्स क्या है, एक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता होगा, कौन सा वाला एक्स, ये वाला प्रेशर करेक्शन टर्म, क्या हम ऐड करेंगे वो इसकी बात चल रही है। ठीक है, जो किसके ऐड हो जाए वो आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल हो जाए। चलो अब एक्स मतलब प्रेशर किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एक तो इन भाई साहब के फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और एक वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि भैया कितनी डेंसिटी है उधर। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कोलिजन के ऊपर, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर। फिर से सुन लो, ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इन भाई साहब के ऊपर जो इनको खींच रहे हैं, इनकी कितनी ज्यादा बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, अब एक ये किससे टकरा रहा है, कितनी तेजी से टकरा रहा है एक दूसरे से, उसके ऊपर, कोलिजन के ऊपर। ठीक है, और हम सभी जानते हैं ये दोनों की दोनों चीज सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती हैं, वो क्या होता है, डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, मतलब यहां पे क्या होगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी रहेगी उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो मैं डी से सीधा कर दूं प्रोपोर्शनल। यहां पे भी क्या रहेगा, जो एक्स रहेगा वो प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, डेंसिटी की। उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएगा आपस में, भीड़ भड़क्का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं साथ में कैसे लिखूंगा, यहां पे भी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यहां पर भी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, एक ये। क्लियर है। चलो डेंसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम है, मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू, मैं चाय बोलने वाला था, x इज इक्वल टू, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल है अभी, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर। सर ये देखने लगा एक की तरह। ठीक है, जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो इज इक्वल आ जाता है एक कांस्टेंट a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, देखो अब क्या दिख रहा है आपको, क्या आपको ये दिख रहा है, अब देखो जो P आइडियल है वो किसके इक्वल हो गया, P रियल प्लस a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर के, यही तो था। ठीक है, तो आपको अब समझ में पूरा पूरा एक ही बार में आने वाला है कि प्रेशर ऑफ रियल गैस के मैं कितना प्लस करूंगा, इतना प्लस करूंगा तो प्रेशर ऑफ रियल गैस आ जाएगा और प्रेशर ऑफ आइडियल गैस आ जाएगा। फिर से एक बार, आइडियल गैस का जो प्रेशर है, आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा तब जब मैं प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस ए एन स्क्वायर के इसके साथ मैं प्लस कर दूंगा, प्रेशर ऑफ रियल गैस को इसके साथ प्लस कर दूंगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भैया इसकी, ये कौन है, ये है आपके वॉल्यूम की मैं बात करूंगा, उसको बोलते हैं को वॉल्यूम, को वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनना, बहुत ये वाला भी बहुत इजी है, कोलिजन की बात बहुत ज्यादा हो रही है। अब कोई भी चीज टकराएगी कब, कब टकराएगी, जब यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक एटम है, इसका खुद का एक एरिया है। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा, खट समझ में आएगा। अभी समझो, एक एटम है, उसका खुद का एक एरिया है ना। अब अगर कोई भी एटम, उसका सेंटर दूसरे एटम का सेंटर, ठीक है, इसके सरकमफेरेंस तक आ जाएगा तब वहां पर भिड़ंत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये फट से आएगा, इसके साथ ऐसे भिड़ जाएगा। ठीक है, तो बाकी का जो एरिया बचेगा ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये तो फालतू है, हमें मतलब किससे से है, सिर्फ इतने से मतलब है। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ध्यान से सुनना फिर से, ये अर्थ है हमारा। ठीक है, एस्टेरॉइड आ रहा है, एक टाइम था जहां पर अर्थ के पास एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आ रहा था, लेकिन क्या हो गया, क्योंकि हमारे जुपिटर जी ने बचा लिया हमें। क्यों, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है,
एस्टेरॉइड को कहाँ जा रहे, इधर आओ, हमसे टकराओ। अगर ऐसा हो जाता कि वो एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड होती ना ऊपर, वह उसके अंदर आ जाता, तो अभी हम एस्टेरॉइड या तो हम नहीं दिख रहे होते, ठीक है, या तो हम कहीं पे बड़ा धमाका देख रहे होते, ठीक है। मतलब वो टकरा चुका होता किससे, अर्थ से। क्यों नहीं टकरा पाया, क्योंकि भैया यहाँ पे हमारे जुपिटर भैया बैठे थे। चलो वो बात तो अलग हो गई, ठीक है। तो मेरा बस समझाने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज टकरा रही है तो उसका एक का सरकमफेरेंस और जो चीज टकराने आ रही है उसका सेंटर, वो एक दूसरे के साथ आ जाए। जब कोई भी एटम का सेंटर इसके सरकमफेरेंस के साथ आ जाएगा तो वहां पर कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, क्योंकि चीजें टकरा रही हैं तो हमें ये पढ़ना है। अब वॉल्यूम अपन क्या लेके चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम, अगर रेडियस की मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है, ठीक है। चलो, तो r क्या है हमारा, 4/3 इंटू 8 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि 2r है, तो 2 का क्यूब 8, ठीक है, पाई r क्यूब। ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 2 एक्सक्लूडेड मॉलिक्यूल्स। हमें तो एक के लिए चाहिए, एक मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यहां पे लिख लेना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मॉलिक्यूल। तो ये क्या जाएगा, देखो, 4/3 इंटू 8/2 पाई r क्यूब। 2 से कुछ भी कर दो, ये कैंसिल कर दो 4, तो ये कितना होगा, देखो 16 डिवाइड बाय 3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं लिखूं, इसको लिख सकता हूं ऐसा कि 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, तो यही क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। और अगर मैं फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन कि 4 इंटू वॉल्यूम इंटू एवोगाड्रो नंबर, इसको ही पूरे को बोल दिया जाता है B, इसको ही ले लिया जाता है B, ठीक है। तो वॉल्यूम में से टोटल वॉल्यूम में से मुझे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम माइनस करना है, ठीक है। तो कितना माइनस करूंगा मैं, B माइनस करूंगा, B मतलब ये, ठीक है, फॉर नंबर ऑफ मोल्स, कितने भी नंबर ऑफ के लिए करना है मुझे, तो ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, इसको ही क्या बोला जाता है, V माइनस NV, मतलब को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्लियर है, ये तो अपन ने एक के लिए लिया, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ले रहे हो, जितने मोल्स के लिए ले रहे हो, तो आपको n लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप वॉल्यूम में से कितना माइनस करो कि आप आइडल गैस के वॉल्यूम के इक्वल हो जाओ, इतना माइनस करो, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां से हमको एक इक्वेशन क्या देखने को मिलती है, हमें इक्वेशन देखने को मिलती है P प्लस n, लिखा हुआ है ना अपने पास, तो ये लिखा है an² अपॉन v², V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। समझ में आ गया इतना, यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो सिर्फ इतना नहीं समझना था। अब बात करते हैं कि जो z की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 कब आएगी, इक्वल देन 1 कब आएगी, और स्मॉलर देन 1 कब आएगी, ठीक है। और प्रेशर को लेके अपन उनकी बातें करेंगे, इतना लिखो फिर आगे चलो। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि देखो ये जो ग्राफ है इसको समझना है ना थोड़ा सा, z की वैल्यू 1 कब है, z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, स्मॉलर देन कब है ना, ये सबको बात करते हैं। चलो अब हम किसको लेके चलेंगे, क्योंकि इनने बोला था भैया ये सब रियल गैस है, आइडल गैस की तरह कोई भी बिहेव नहीं कर रहा है ना। तो अपन बात करते हैं रियल गैस की, जिसने अपन जानते हैं कि क्या होता है इक्वेशन उसकी, P इज इक्वल टू P प्लस an² डिवाइड बाय v², V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। फॉर 1 मोल लेके चलोगे तो सब 1 हो जाएगा,
ठीक है, मतलब जितने भी एन है वो सब 1 हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम बात करते हैं फॉर वेरी लो प्रेशर। फॉर वेरी लो प्रेशर, सर क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि अपन ने पीछे कहीं पर तो पढ़ा था, ठीक है, पीछे चले क्या एक बात, चलो पीछे कहीं पर तो पढ़ा था कि एट वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर ये रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। प्रूफ भी करके देख लेते हैं, आ जाओ, चलो देखो, ये देखो कहां गया, ये था एट वेरी लो प्रेशर। चलो देखते हैं क्या ये सही में होता है। हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, रियल गैस की बात कर रहे हैं, अब कोई आइडियल गैस की बात नहीं चल रही, सिर्फ बात होगी एकदम रियल। एट वेरी लो प्रेशर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर ए जो है, जब इतना सा छोटा सा प्रेशर है तो ए क्या हो जाएगा, ए भी बहुत ही छोटा आएगा, इतनू सा आएगा। ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं भैया, नेग्लेक्ट। ए क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, लगभग 0 ही मान लो। ठीक है, और अगर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है भैया, 0 प्रेशर है, ठीक है, वेरी लो प्रेशर है, तो वॉल्यूम क्या होगा, यूं बड़ा होगा। क्यों, प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, प्रेशर छोटा तो वॉल्यूम बहुत बड़ा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बड़ा होगा तो उसके सामने ये जो वैल्यू है एनबी की, ठीक है, ये तो इतनी सी हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी, क्योंकि भैया करेक्शन टर्म है ना, करेक्शन टर्म में कितना ही ऐड करोगे आप, 1 2 3 4 इतना ही ऐड करोगे। ठीक है, तो इस वॉल्यूम के सामने ये तो क्या हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी, इसीलिए क्या करेंगे, बी को भी कर देंगे नेग्लेक्ट। कितना अच्छा तरीका है ना। तो जब ए की भी पी ये भी गया तो पी बचा, जब ये भी गया तो वी बचा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। चलो अब इसके जेड की टर्म देखते हैं। और अब ये बताओ जेड क्या होता था, जेड होता था जेड इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाय एन आर टी होता था। वी रियल है, ठीक है, तो इसको इसके टर्म में जरा अरेंज करो। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला होता है, इसके टर्म में थोड़ा अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको यहां लिख रहा हूं, पी वी डिवाइडेड बाय एन आर टी इज इक्वल टू 1। 0 मत कर देना, पूरे टर्म को उठा के अगर लेके जाओ तो 0 मत कर देना भैया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं पूरा का पूरा लिख सकता हूं z, तो z इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छे, तो यही तो मैं कहा था कि फॉर आइडियल गैस इक्वेशन z की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, देखो प्रूफ हो गया। और ये कब है, एट वेरी लो प्रेशर। बहुत अच्छे, चलो आप सभी ने ये साथ मेरे साथ सीखा, समझ में आ गया ना इतना, कोई घबराने की बात थी क्या, चलो ठीक है, नहीं थी। अब बात करते हैं एट लो प्रेशर। किसकी बात करेंगे, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। ठीक है, चलेगा ना, ठीक, एट लो प्रेशर। अब प्रेशर थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, प्रेशर कम है, थोड़ा सा, बहुत कम नहीं, कम है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, और V तो फिर से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, जिसके कारण करेक्शन टर्म मतलब B नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्यों, बहुत छोटा हो जाएगा, B फिर से हो जाएगा नेग्लेक्ट बेचारा। क्यों, फिर से सुन लो, प्रेशर तो कम ही है, प्रेशर तो कम ही है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो B को अपन, B की वैल्यू क्या आएगी उसके सामने, वॉल्यूम के सामने इतनी सी आएगी, तो नेग्लेक्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा, देखो P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर 1 मोल। एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये क्या पुट करो देखो पुट करो क्या आएगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला अब ओपन कर रहा हूं ना, तो v का इंटू करो अंदर, पी वी प्लस ए, ठीक है, n गया, क्यों, 1 हो गया, वो तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये v डिवाइड बाय v का स्क्वायर, एक v से एक v गया, इज इक्वल टू आर टी। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। चलो सबके साइड पे आर टी से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो पी वी डिवाइड बाय आर टी प्लस ये क्या हो गया, ए इंटू वी इंटू आर टी इज इक्वल टू आर टी बाय आर टी। कितना अच्छा लग रहा है ना, आर टी बाय आर टी। चलो तो ये देखो, ये पूरा का पूरा कैंसिल, 1 हो गया,
ठीक है, इसको पूरे को मैं z लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अरे भैया n इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो पी वी अपॉन आर टी हो जाएगा ना, तो सेम हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया z, तो मैं लिख दिया z, ये अब इसको साइड लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू, ये क्या है 1, तो 1 इस साइड जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस a अपॉन v इंटू 1 बाय आर टी। तो यहां पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हैं सर, यहां पर देखो भाई कि z की वैल्यू 1 से कम है, दिख रहा है? नहीं सर, अगर यहां पे 0 आ गया फिर 1 हो जाएगा इक्वल, कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? चलो इसको भी लेके चल रहे, मान लो टेम्परेचर भी 1 है, टेम्परेचर भी 1 है, चलो वॉल्यूम भी 1 है, लेकिन आर की तो वैल्यू हमको पता ही है ना कि कुछ होती है। तो मतलब यहां पर अगर पॉइंट में भी नंबर्स आ गए तो 1 से कम हो जाएगी z की वैल्यू, और 1 से कम वैल्यू हो रही है, कब हो रही है? लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब कि यहां पर क्या होगा, लिक्विफिकेशन इजी हो जाएगा। बहुत अच्छे, यहां पर लिक्विफिकेशन अपना हो जाएगा इजी। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे चलें। ठीक है, थोड़ा और आगे चले, जगह है क्या अपने पास आगे पीछे? नहीं है, चलो यहीं पे करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन समझते हैं एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, चल एट हाई प्रेशर अब क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो जैसे बी के साथ हो रहा था अब ए के साथ होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखते रहिए। प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ए की वैल्यू उसके सामने छोटी सी आएगी, तो नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, नेग्लेक्ट कर दो तो वी हो जाएगा, पी सिर्फ बचेगा। भले ही कितना भी प्रेशर हो जाए लेकिन किसी का भी वॉल्यूम आप जीरो नहीं कर सकते, इसीलिए वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा। माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर 1 मोल, क्या हो जाएगा, और इंटू कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, पीवी माइनस पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, ओ एनआरटी नहीं आरटी, एन तो हो गया ना अपना, फॉर 1 मोल लिख लेना भाई, फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो सॉल्व करो, सबके साइड पे आरटी आरटी से डिवाइड, पीवी डिवाइड बाय आरटी माइनस पीवी डिवाइड बाय आरटी इज इक्वल टू आरटी बाय आरटी। ये पूरा का पूरा 1 उस साइड जाएगा, प्लस हो गया, ये क्या हो गया z, तो ले बना दो, z इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया पीबी डिवाइडेड बाय आर टी। बहुत अच्छे, तो क्या देखने को मिला कि फॉर हाई प्रेशर यहां पर z की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो लिक्विफिकेशन बहुत इजी है। ठीक है, फॉर लिक्विफिकेशन बहुत इजी है, बस यही सब चीज तो समझना था। चलो अब मैंने आपको तीनों टर्म समझा चुका हूं, वापस से एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये सब हो सकता है कि ये वाला टॉपिक बहुत लंबा चला हो। ठीक है, सिर्फ इतना ही है अब आपका। ठीक, चलो चलते हैं। पीछे कहां पर छोड़ा था अपन ने, यहां पे चालू करा था, इधर से ना, तो कुछ पॉइंट है अपने, वो तो नहीं पढ़ना। चलो समझो अब, यहाँ पे बिहेवियर ऑफ रियल गैस समझना था। सारे के सारे साइंटिस्ट बोल रहे थे आइडल गैस, तो उन्होंने उठा के लेके आ गए कि चलो सब गैस ले आओ, चेक करते हैं कौन सी आइडल गैस। उनने ग्राफ बनाया पीवी वर्सेस पी। ठीक है, सारी गैसेस का ग्राफ ऐसा जाना चाहिए था, नहीं गया। ठीक है, तो उसके रीजन समझे उनने, क्यों नहीं गया होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए वो एक वॉल्यूम का क्या लेके आ गए, करेक्शन टर्म लेके आ गए, जिसको अपन बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। ठीक, चलो देखो ये अपन ने आगे बताया, ये क्या है। अगर हमने ये देखा इस वाले ग्राफ से कि अगर मैं बात कर रहा हूं एट वेरी लो प्रेशर, ये वाले प्रेशर पे, बहुत लो प्रेशर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एक जो रियल गैस है वो बिहेव करना स्टार्ट कर देती है एज अ आइडियल गैस। ठीक है, तो अपन ने इसको आगे चल के प्रूव भी करा है। अब जो आपका कोफिशिएंट आया था, ठीक है, जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आया था वो Z क्या होता है, P ऑब्जर्व डिवाइड बाय एनआरटी, P ऑब्जर्व डिवाइड बाय एनआरटी। ठीक है, इसको खोल के देखोगे तो ऐसा दिखेगा। कैसे निकाल सकते हो, V ऑब्जर्व डिवाइड बाय V आइडियल। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अब Z की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1 और इक्वल देन 1। इक्वल पे क्या आता है, आइडियल गैस आता है, जो कि अपन ने आगे प्रूव करा है। ठीक है। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है
कि ये जो ग्राफ है, ध्यान से सुनना, कि ये जो ग्राफ है, क्वेश्चन आना भी चाहिए, ये 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है सर, 0 से क्यों नहीं हो रहा है सर? ग्राफ तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना, ये 1 से क्यों हो रहा है? ठीक है, तो उसका आंसर मैं दूं? चलो, उसका आंसर आपका पीछे छुपा हुआ है, देखो ये मैंने आपको बताया था कुछ, V ऑब्जर्व डिवाइड बाय V आइडियल। अगर भैया आप ही बता दो कि आपका कभी भी जो वॉल्यूम है वो क्या 0 हो सकता है? कभी भी वॉल्यूम 0 हो सकता है? क्या आपको आइडियल गैस इंफिनिटी वॉल्यूम लेके आ सकते हो? नहीं ना, 1/∞ भी नहीं लेके आ सकते ना। तो ये बताओ Z की वैल्यू कैसे 0 पॉसिबल होगी फिर, जब Z होता है हमारा दोनों वॉल्यूम, ठीक है, और जब वॉल्यूम ही 0 नहीं हो पा रहा तो मैं कैसे कर दूं Z का ग्राफ 0 से चालू? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, इसलिए Z भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बस उसके बाद तो आपकी कहानी है कि A और B अपन को आइडियल रियल गैस इक्वेशन ये मिलती है, इसके मदद से अपन ने प्रूफ करा कि Z की वैल्यू क्या क्या होती होगी, और ये सब अब आपके सामने है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में अगर आपको कुछ डाउट होगा, डाउट क्लास में बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेंगे अपन वहां पे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आपको क्या डाउट हो रहा होगा, कहाँ फंस रहे होगे, ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है, अब आप अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लिक्विफिकेशन, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपन इतनी ही बात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, और कभी भी मेरा डाउट क्लास मिस मत करा करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं सभी, ठीक है। और छोटी सी हिंट, अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहो तो 1.5 पे देखा करो, थोड़ी सी स्पीड पे, तो थोड़ा हेल्प कर जाए शायद, क्योंकि कभी कभी जो रहता है वो स्लो होता है, कई चीजें आपको पता होती है, ठीक है। तो फॉर बेटर एक्सपीरियंस प्ले एट 1.5। तो बस अब मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न और फ्री पर। बैठ जाए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिए।